हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डिस्काउंट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका सेल्स टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि डिस्काउंट टॉपिक में और प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में यूज होता है, ये काफ़ी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। खास करके जब आप कोई मेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आइए आज का लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस है अगर वो आपको ज्वाइन करनी है, आपके जितने भी डाउट है उस ऑनलाइन बैचेस में सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। सो आज का जो ये जो टॉपिक है ये सेल्स टैक्स के ऊपर होने वाला है। आई थिंक सेल्स टैक्स को मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग सेल्स टैक्स जो है अक्सर हर चीज़ पे जो है भरते हैं। जहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है या फिर आप कोई लॉस भी होता है, यानी कि कभी अगर आप कोई चीज़ को अगर आप सेल कर देते हो तो सेल करने पे आपको कुछ परसेंट जो है एज अ जो है गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता है, उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। तो सेल्स टैक्स जो है एक्चुअली किसके ऊपर लगता है? पहली बात तो मैं एक सिंपल सा ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हम लोगों ने और डिस्काउंट में 3 टर्म पढ़े टोटल। एक होता है कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाली वैल्यू, एक बेचने वाली वैल्यू, और एक होता है आपका मार्केट प्राइस, यानी कि जो प्राइस जो है टैग लगाया जाता है जो आपको दिखाने के लिए होता है। तो तीनों के ऊपर किस पे जो है आपका सेल्स टैक्स एक्चुअली लगता है? सेल्स टैक्स किसके ऊपर लगता है? सबसे पहला तो सिंपल क्वेश्चन ये, क्योंकि काफी लोग तो यही बात नहीं जानते। देखो एकदम सिंपल होता है कि क्या आपने कितने में खरीदा वो मैटर नहीं करता, बट अगर आप उसको कितने प्राइस पे बेच रहे हो, यानी कि जो बिल होता है आपका, बिल पे जो आप वैल्यू लिखते हो। जब कभी कभी ऐसा रहता है ना कि आपने कोई चीज खरीदी 1000 रुपए में, बट बिल को आप मेंशन करते हो 500 रुपए में, ताकि जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो है, अब अगर हम लोगों ने कोई बिल्डिंग में कोई रूम परचेज किया है, ठीक है ना, एक रूम बुक किया है। सो रूम अगर मेरा समझ लो 50 लाख रुपीज का है, सो आप हमेशा उसको पेपर पे, पुराने जमाने में अक्सर होता था कि आप उसको 40 लाख रुपीज में कम में दिखाने की कोशिश करते थे, ताकि अगर मान लो कि 10% अगर जीएसटी लगने वाला है, 10% अगर टैक्स लगने वाला है, तो 10% 40 लाख का कितना होता है? आपका 4 लाख रुपए होता है। तो ये आपका टैक्स लग जाता है। और आपको जो 10 लाख रुपए जो आपने ब्लैक मनी में दिए उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, मतलब वो 1 लाख रुपए जो है आपका बच जाता है। तो 1 लाख रुपए बचाने के लिए हम लोग ये जो 10 लाख रुपए इसको एज अ ब्लैक मनी बना देते हैं, क्योंकि इसका कोई भी हिसाब किताब अपने पास नहीं रहता, ठीक है ना। अगर हिसाब किताब रहेगा तो आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। सो पहली बात तो कि सेल्स टैक्स एक्चुअली किसके ऊपर लगता है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन इसका कैसे दिया जाता है। थोड़े से स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन जाएंगे, फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन कैसा अरेंज किया जाता है कि सेल्स टैक्स ऑफ एन आर्टिकल, किसी चीज का जो द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो सेलिंग का जो बेचने वाली जो कीमत है किसी आर्टिकल की, जिसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड किया गया है वो 616 का है, और जो रेट है सेल्स टैक्स का वो है 10% का। सो अगर उस शॉपकीपर को 12% का मुनाफा कमाना है तो उसका कॉस्ट प्राइस उसको कितना सेट करना पड़ेगा? अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, सेलिंग प्राइस इस केस में 2 टाइप का हो जाता है। एक वो सेलिंग प्राइस होता है जिसके ऊपर आप बिल नहीं लेते हो, यानी कि वो सेलिंग प्राइस जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स आप पे नहीं करना चाहते हो। अगर आपको टैक्स पे नहीं करना है तो आपको बिल लेने की जरूरत नहीं, अगर आप बिल लोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक सेलिंग प्राइस होता है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मान लो कि कोई चीज 600 रुपए की है, 600 रुपए में आपने बेचा है और मैंने बिल लिया, और इसका देखो बिल लेना बहुत जरूरी है, ये चीज है समझो, टैक्स पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी जरूरतें जो है वो टैक्स से ही पूरी होती है, ठीक है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट है वो वहीं से पूरी होती है। सो मान लो अगर कोई चीज अगर आपने 600 रुपए में लिया और आपको 10% का टैक्स भरना है, तो आपका 660 रुपीज आपका जो है इसके ऊपर ये टैक्स आपका लग जाएगा, मान लो, ठीक है ना। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि सेलिंग प्राइस यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 तरीके का होता है। एक सेलिंग प्राइस जिसमें टैक्स होता है, एक सेलिंग प्राइस जिसमें टैक्स नहीं होता। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 616 जो आपका सेलिंग प्राइस है ये इंक्लूडेड है टैक्स से, तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लो कि वो सेलिंग प्राइस कितना होगा जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, मतलब जिसपे आपका टैक्स जो बिना टैक्स के आप पैसा दे रहे हो सामने वाले को। तो सेलिंग प्राइस जो है आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस पे आपने 10% का टैक्स लगाया,
ठीक है ना। देखो जितना का आप चीज खरीदोगे उतने के ऊपर ही टैक्स लगता है। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर आपने 10% का टैक्स लगाया और आपको रिटर्न में 616 रुपीज जो है पे करना पड़ा। सो अगर मैं इसका ये निकालू, वैल्यू कैलकुलेट करूँ, देखो अब आपका कट जो है, कट करने का जो ये है तरीका बहुत फास्ट हो जाना चाहिए। फायजा 55 होता है, बचा 660 होता है, 56 और ये 0 लगा के 560। तो 560 वो प्राइस है जो आपकी एक्चुअल उसकी वैल्यू थी, और इस वैल्यू के बाद आपका जो है टैक्स लगने के बाद वो 616 जो है वो आपका बन गया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना, और कॉस्ट प्राइस देखो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कॉस्ट प्राइस पे को 12% का मुनाफा चाहिए। तो 1112/100 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब भी प्रॉफिट लगेगा तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है, और वो है आपका 560। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, थोड़ा सा अगर आप अंदाजा लगा सकते हो, तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 500 जो आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स लगने के बाद जो वैल्यू बनती है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो 616 वैल्यू दिया था वो एक्चुअली टैक्स वाला ही सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस ही होता है बट उसमें टैक्स इंक्लूड किया जाता है, और एक सेलिंग प्राइस होता है जिसमें टैक्स इंक्लूड, इसमें जो है टैक्स इंक्लूड जो है नहीं किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और टैक्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आपकी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एकदम। सो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मार्केट प्राइस। डिस्काउंट जो है हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर जो है किया जाता, डिस्काउंट दिया जाता है। ऑफ एन आइटम बट चार्ज सेलिंग टैक्स, सेल्स टैक्स उसने लिया है कितना, 8% का ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब डिस्काउंट देने के बाद, जैसे कि मान लो कोई चीज अगर 100 रुपए की है, डिस्काउंट आपने दे दिया है 10% का, यानी कि 90 हो गया। अब इसके ऊपर आपको टैक्स लगा के, मतलब 90 का 8% लगा के उन्होंने आपको टैक्स दिया। चलो ठीक है, और कस्टमर ने पे कितना किया, 3402, बट इसमें जो है इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स, मतलब ये जो प्राइस है इसमें सेल्स टैक्स आपको भरना पड़ा था, मतलब सेल्स टैक्स इंक्लूड किया गया था। तो ये जो सेलिंग प्राइस है आपका 3402, ये आपका टैक्स वाला सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लोगे कि सेलिंग प्राइस नॉर्मल कितना था। ये निकालना जरूरी है क्योंकि आपका मार्केट प्राइस पे जो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट देने के बाद आपको सेलिंग प्राइस ही मिली है जिसपे आपको टैक्स नहीं लगा था। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा कि आपने 8% का इसमें टैक्स लगा ना, टैक्स से वैल्यू बढ़ जाती है ना। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 108 क्यों लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 3402 आपका वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करूं, सो आई थिंक ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये, चलो 108, 103 जा 324 होता है, बचा 324 होता है, बचा कितना 16 बचा, 162 बन गया। और ये 00 भी इधर आ जाएगा, तो ये 20 इसके बाजू में आ जाएगा। फिर 1081 जा अगर मैं करूं, सो आई थिंक ये बन जाएगा आपका 54 बन जाएगा, 10, और 108 फाइजा होता है आपका 540 होता है। सो ये आई थिंक आपका वैल्यू जो हो जाएगा 13150 आपका वैल्यू हो जाएगा, मतलब वो सेलिंग प्राइस जिसपे आपका सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं था। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा ना आपको अच्छे से कट करने आना चाहिए। अगर मैं इसको प्रॉपरली अगर लिख के कट करता तो ये आपको कुछ ऐसे दिखता कि 3402 इंटू 100 डिवाइड बाय 108। आप इसको चाहिए तो 4 से भी कट कर सकते थे कि 425 होता है, 427 होता है। फिर आप इसको धीरे धीरे कट करके 25 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे 9 से कट करके 9 3 27 होता है बचा। फिर वो 25 से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है क्योंकि प्रॉपरली कट नहीं होता। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसीलिए मैंने यहाँ पर 340200 करने के बाद 108 से इसको डिवाइड किया, तो ये प्रॉपरली कट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मार्क प्राइस निकालना था कि मार्केट प्राइस एक्चुअली क्या थी। तो मार्केट प्राइस के ऊपर आप जानते हो क्या लगता है, डिस्काउंट लगता है, जो कि आपको यहाँ पर कितने का दिया गया, 10% का दिया गया। और डिस्काउंट लगने के बाद देखो वैल्यू कम हो जाएगी, और वैल्यू आपका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 3150, जिसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं है। और इसको अगर मैं कट कर दूं तो 9 1 जा 3 जा 27, 45 बन गया, 9 5 जा 45 0, और 10 यहाँ पर आ गया 3500 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो आपका राइट आंसर है, जिसमें आपका मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देकर आपका ये सेलिंग प्राइस बना था, जिससे आपको मार्केट प्राइस जो है फिलहाल मिल गया 3500। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सेलिंग प्राइस है टैक्स वाला, विदाउट टैक्स वाला निकालना था। फिर मार्केट प्राइस कैसे निकालना था, सीपी, एसपी और एमपी के बारे में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है,
प्रॉफिट एंड लॉस किसके ऊपर होता है और टैक्स किसके ऊपर लगता है, ठीक है ना। ये देखो, ये बहुत जरूरी है कि आप ये सारी चीजों को बहुत क्लियरली समझो। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड क्यों ना हो, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि किसके ऊपर क्या चीज एप्लीकेबल है। चलिए, तो थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन इसके सॉल्व करते, काफी आगे जाने के बाद ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस है, जरा देखते हैं। अ शॉपकीपर लिस्टेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज। तो लिस्टेड प्राइस यानी कि मार्क प्राइस होता है 500 रुपीज का मार्क प्राइस है, ठीक है ना। बट ही गिव अ सर्टेन डिस्काउंट विच अलाउ अ बायर टू पे 500 रुपीज ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग 10% सेल्स टैक्स। मतलब ये भी आपका ये क्या है, गिव अ सर्टेन डिस्काउंट विच अलाउड टू बाय अ पेयर टू पे 500 रुपीज फॉर एन आर्टिकल इंक्लूडिंग, मतलब उसको कुछ तो डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितने का है उनको कोई आइडिया नहीं है, बट सेल्स टैक्स, बट जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 500 है, बट इसमें टैक्स इंक्लूड किया गया। मतलब देखो, अगर 500 के ऊपर मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा तो ऑफकोर्स 500 में तो वो चीज आप नहीं बेचोगे, मतलब खरीदोगे। डिस्काउंट देने के बाद कुछ तो वैल्यू कम होगी, बट फिर से ये 500 क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या दिया, उसको डिस्काउंट दिया, सॉरी टैक्स लगा दिया 10% का। तो पहली बात तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर आपको टैक्स एक्चुअली लगा कितना, मतलब विदाउट टैक्स वाला सेलिंग प्राइस एक्चुअली है कितना। तो टैक्स आपने लगाया 10% का और ये बन गया आपका बाद में 500, तो ये 0 कट, और सेलिंग प्राइस आपको कितना मिल रहा है 5000 डिवाइड बाय 11। इसको मैं कट नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा, तो मैं सेलिंग प्राइस को इतना ही रखता हूं। अब अगर मुझे ये निकालना है कि डिस्काउंट कितने का मिला, देखो मार्केट प्राइस मेरा कितना था 500 और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 5011, ठीक है। मैंने इसको प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाला क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा, तो मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला, तो डिस्काउंट के लिए आप बोलोगे सर मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डिस्काउंट एक्चुअली कितने का मिला है। मतलब 500 में से अगर मैं 5011 माइनस कर दूं तो मुझे डिस्काउंट समझ में आ जाएगा कि कितना मिला है, ठीक है ना। तो ये डिस्काउंट आपको कितना रहेगा वैल्यू में हो जाएगा ये 500/11, ये है आपका डिस्काउंट। और अगर मैं ये निकालूं कि डिस्काउंट परसेंटेज में कितना मिला, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट वैल्यू है 500/11 और मार्केट प्राइस है 500, क्योंकि देखो मार्केट प्राइस के ही ऊपर डिस्काउंट लगता है, डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर ही लगता है। तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालने में डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग हो जाएगा 0 यहां से कट, ये बनेगा आपका 500/55 और ये लगभग बन जाएगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ 100/11, और 100/11 का मतलब आप जानते हो 91/11% होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। तो देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि करके वैल्यू किस तरीके से दी जाती है। अगर यहीं पर मैं शायद 5000/11 की जगह पे कोई सिंपल सी वैल्यू मुझे मिली होती तो डिस्काउंट निकालना ज्यादा सिंपल हो जाता, बट क्वेश्चन में अगर वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको सॉल्व करने में आपको टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो कैलकुलेशन पे आप हमेशा फोकस करो, और जो आपके टाइप वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं तो आपको सिखा ही रहा हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फटाफट, बट अब इनको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, बट क्वेश्चन को समझते हुए। अ मैन परचेस एन आर्टिकल फॉर 1500 रुपीज एंड सोल्ड 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो इसने किसी चीज को खरीदा है, तो खरीदने वाले पर्सन के लिए ये जो 1500 रुपए है वो एज अ कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो मेरे लिए वो जो है कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस। तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है इतना, और मैंने उसको 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस बेचने की कोशिश की, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है मेरा वो इसका 25% ज्यादा होना चाहिए, मतलब 125%। वैसे मैं इसको डायरेक्ट ही निकाल लेता, क्योंकि 1500 का 25% का मतलब होता है कि हाफ का हाफ कर देना। 1500 का हाफ होता है 750, और 750 का हाफ होता है 375। 375 अगर इसे मिला दो 1875 जो है वो आपका, ओके 1875 जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 350 में 1875। सो अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आप यहाँ पे कट भी करोगे तो 5 जा 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 12 बचा 3 7 जा 28 बचा 2, ये 5 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉपर आपको जो है वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, एक सेकेंड जरा, 5 5 जा 25, 35 70, ओके चलो ठीक है। सो अब मैं बोल रहा हूं कि ही हैज टू पे 75 रुपीज ऑन अ टैक्स, 75 रुपीज एज उसको टैक्स भरना है फ्रॉम इट मतलब उसी में से।
सो अगर उसको टैक्स पे करना था, यानी कि यही जो सेलिंग प्राइस है टैक्स वाला सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसी में से आपको पे करना था, तो पहले वो सेलिंग प्राइस निकालो जिस पे टैक्स नहीं लगा है। मतलब जितना आपने सेलिंग प्राइस टैक्स पे भरा था, अगर उसमें से मैं टैक्स निकाल दूं, आपने सेलिंग प्राइस जो भरा है वो 1875 है और इसमें आपका टैक्स जो है इंक्लूडेड है। तो अगर इसमें से मैं टैक्स निकाल दूं तो मुझे वो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी जो कि आपकी एक्चुअल बिना टैक्स वाली सेलिंग प्राइस है। तो 1800 रुपए में आपने उस चीज को बेच दिया। तो वो पूछ रहे कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ। तो प्रॉफिट तो देखो क्लियर कट नजर आ रहा है मुझे कि सर 1500 रुपए की चीज को मैं यहाँ पे 1800 रुपए में बेच रहा हूँ, यानी कि 300 रुपए का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट अगर परसेंटेज में मैं निकालना चाहूँ, जो कि एक्चुअली आपको पूछा गया, तो 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कभी कभी चीजें एकदम क्लियरली मेंशन नहीं की जाती। जैसे यहाँ पे कहा गया कि परचेज एन आर्टिकल फॉर 15, तो ये कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है वर्ड्स को पढ़ते हुए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, आपको ये चीज थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगी अगर आप हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ोगे तो। ठीक है, वरना आप क्वेश्चन समझना आई थिंक ज्यादा जरूरी होता है। चलिए और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये थोड़े से रैंडम क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, टैक्स से ही रिलेटेड है, बट कि जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन हाउस वाज x लाख, तो x मुझे मतलब वैल्यू मेंशन नहीं है, बट 3 साल के बाद जो है एक ओनर ने इस घर को बेच दिया है 25% ज्यादा के मुनाफे पे। तो मान लो वो चीज 100 रुपए की है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी है, और बेचा है उसने 25% के मुनाफे पे, मतलब 125 रुपए में उसने बेच दिया ताकि 25% का मुनाफा हो जाए। बट उनको 50% ज्यादा जो है, सॉरी, उनको जो है टैक्स पे करना है कितना? 50% ऑफ द गेन, मतलब जितना भी उनको प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% सिर्फ उनको टैक्स पे करना है। तो अगर मैं टैक्स की बात करूं तो 50% किसका? जो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 25 रुपए का उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इसका अगर मैं आंसर निकालूं तो 12.5 जो है मुझे मिल जाएगा कि इतना उसको टैक्स पे करना था, तो ये बोल रही है कि टैक्स का अमाउंट कितना है। तो देखो वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं गई है, इसीलिए उन्होंने वेरिएबल्स का यूज किया। तो हम लोग भी वही करेंगे कि सर टैक्स पे करना था 12.5, और x का मतलब है यानी कि कंपैरिजन, यानी कि कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में उन्होंने किया है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका 100। सो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1/x आना चाहिए, मतलब x का जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये आ जाएगा आपका 8/1। ठीक है ना, 8/1 आ जाएगा, मतलब 8 आपका x आ जाएगा। ओके एक सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 125/1000 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25 5 एंड 25 40 4, और दोनों को फिर से 5 में कट कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि यहाँ पर वैल्यू तो दी नहीं गई थी, तो यहाँ पर आप x लिख दो क्योंकि वेरिएबल आपको पता नहीं था। तो 1/8 यानी कि x/8 आपका जो है आंसर है। x/8 अमाउंट जो है उनको पे करना पड़ा एज अ टैक्स। ठीक है, अगर x की वैल्यू 100 है तो टैक्स उनको पे करना पड़ा 12.5 यानी कि 8/x। ठीक है, तो आई थिंक सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। एक लास्ट क्वेश्चन इसका और थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो फिर आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं पहले तो कि एक सेल्स टैक्स आपको 2 तरीके का है, सॉरी 2 तरीके का नहीं है, 3/1/2 आपका पहले एक सेल्स टैक्स था, जिसको थोड़ा सा रिड्यूस करके, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे बैंक में होता है ना कि 5% था तो थोड़ा सा कम हो गया, 4.5 हो गया, तो इतना आपका टैक्स जो है वो रिड्यूस हो गया। तो पूछ रहे कि आपका डिफरेंस कितना होगा अगर उस पर्सन ने उस आर्टिकल को 8400 रुपीज में परचेस किया होगा। तो सो देखो जितने में उसने परचेस किया इसी के ऊपर आप टैक्स भरोगे। सो पहली बात तो ये कि दोनों के टैक्स का डिफरेंस क्या, अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो आई थिंक वैल्यू वैसे भी मिल जाएगी, वरना मुझे दोनों अलग अलग सेलिंग प्राइस इसका भी और सेलिंग प्राइस इसका भी निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल देता हूँ। अब जैसे ये कितना होता है, ये होता है 3 2 6 7/2, और ये कितना होता है, ये होता है आपका 3 3 9 10/3। अब ये दोनों का अगर मैं माइनस कर दूं तो ये मुझे समझ में आ जाएगा कि ये परसेंटेज में डिफरेंस कितना। अब देखो दोनों 2 और 3 है, तो मैंने एलसीएम इसका
एलसीएम कितना ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है ना। जो लोग को एलसीएम नहीं पता एलसीएम कैसे, तो मेरी वीडियो है वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 6 बनाने के लिए 2 से, तो ये 1/6% का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 8400 का 1/6% कितना होता है, परसेंटेज मतलब नीचे 100 लगाना पड़ेगा, तो क्या आप बोलोगे? तो 0000 कट और 6 1 6 14 आता है, मतलब 14 रुपीज का आपको जो है यहाँ पर डिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी 14 रुपीज का जो है आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दो तरीके से कर सकते थे कि दोनों का आप सेलिंग प्राइस निकाल लो फिर दोनों को माइनस कर दो, या फिर मैंने क्या कर दिया कि दोनों के परसेंटेज का ही डिफरेंस निकाल लिया जो कि होगा आपका 1/6%, और वही मैंने 8400 का जो है निकाल लिया। बट ये ज्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम जो है काफी बचेगा। सो प्रैक्टिस करते टाइम पे आप हमेशा ध्यान रखना कि आप कितने कम टाइम में कोई चीज को सॉल्व कर सकते हो, और ये टाइप वाइज अगर आप बहुत अच्छे से जो है रट लेते हो और सॉल्व करते हो फटाफट, तो एग्जाम में अगर टैक्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप 30-40 सेकेंड के अंदर जो है सॉल्व करते हो। और मेरा वीडियोस बनाने का रीजन यही रहता है कि आप कम से कम टाइम में, और मैथ्स को थोड़ा सा छोटा समझिए कि बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 मतलब जो भी 5-6 टाइप है इंपॉर्टेंट, वो आप करके एग्जाम में जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, सारी चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा मुझे जो है पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।